वंदे मातरम बाबू। कैसे हो? वंदे मातरम भैया। एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। सबसे पहले तो बधाई, जो आप एक शेर के बाप बने। जी जरूर, धन्यवाद धन्यवाद। बिना आपके मार्गदर्शन और राजीव भाई के ज्ञान के बिना ये करना मुश्किल था। तो मैं आपको और राजीव भाई को सत सत नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो और चलिए कैसे स्टार्टिंग। यार मेरे हाँ हम्म, मैं चाहता हूँ हाँ। बाबू कि हम जो बात आपस में बात कर रहे हैं वो स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल के तहत लोगों तक पहुंचे कि आपने किस तरीके से परिवार नियोजन किया। राजीव भाई को सुनने के बाद, आपका पहले एक पहले बच्चा था, फिर आपने 2-3 साल का बड़ा ही मेहनत किया और सारी चीजें उनको पालन किया। तो क्या क्या किए, किस तरीके से किए कि एक तो सामान्य प्रसव हुआ और एलोपैथी की एक भी दवा या आयुर्वेद की भी एक भी दवा आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर जरूरत पड़ी भी तो राजीव भाई के अनुसार आपने होम्योपैथ का दवा का सेवन किए थे। तो आप मैं कुछ इसके बारे में होम्योपैथ कहता की हूँ कि आप दवा अपनी से। पूरी की पूरी बात बताएं, ताकि दूसरे भाई बंधु अपने आप को इसलिए तैयार कर सकें। जी जरूर। और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस काम के लिए मुझे चुना गया और प्रेरणा मिली और ये किया मैंने। सबसे पहली बात तो ये जो कार्य किया है मैंने, इसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। ये करने के बाद मुझे लगता है, जब मैं लोगों को बताता हूँ और उनको स्थिति देखता हूँ, तो एक छोटे बच्चे को कैसे जन्म करना, या फिर उसको सर्दी होती है या बुखार होता है तो सिर्फ बोलने पे कि उनको एकोनाइट दे दो, और एकोनाइट दे छोटे बच्चे को जो बोल भी नहीं पाता है तो उसको एकोनाइट देंगे, फिर वो ठीक होगा नहीं होगा। तो ये सब चीज और भी चीजें हैं, जैसे गर्भ के स्थान पे कुछ दिक्कत आ जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं उस वक्त दिमाग में कि ये देने से या दवाइयाँ देने से काम करेगा नहीं करेगा। आयुर्वेद की चीजें जो बहुत से लोगों को ऊपर ये विश्वास नहीं होता है। तो एक मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चालू करूंगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। तो मैं इसमें बता जैसे हम पहले आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, याद है मुझे कि आप मुझे 2018 में 30 नवंबर को भाई राजीव दीक्षित जी के वर्धा में मिले यहाँ थे। वर्धा। स्वदेशी वर्धा में। हाँ, तो स्वदेशी हाँ दिवस के दिन पे जब मैं आपके पास वहाँ गया था, तो पहली बार हाँ। हमारी आपकी मुलाकात वहीं हुई थी। हमारी जरूर। और हम भी हाँ, तो राजीव भाई उस वक्त को आपकी कोई सुनने के प्लानिंग बाद। नहीं, उस वक्त कोई प्लानिंग नहीं थी कि नहीं हमें जी आगे जी। दूसरे मतलब एक बच्चे का करना है। लेकिन जब बात हाँ हुई तो आपने पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया, खान पान को बदला राजीव भाई के जी अनुसार। जरूर जरूर। तो उसी सब चीजों के एक सिलसिले तौर पे 2018 से ही सुना दीजिए, या जब राजीव भाई को आपने पहली बार सुना, क्योंकि मैं तो सुनना। 2016 में सुना था। जी जरूर। तो राजीव भाई को लगभग 2016 में मैंने भी सुनना स्टार्ट किया था, 2016 के अंतिम तक। तो राजीव भाई को जानने और जो उनकी संस्था है उसके बारे में जानने के जिज्ञासुवश उनको सुनने के माध्यम से हम वर्धा पहुंच गए कि देखे वर्धा में क्या हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि राजीव भाई को तो गुजरे 2010 6 साल हो गए थे उस वक्त, 2016 18 में 8 साल हो गए थे उस वक्त। तो उनको सुनने के बाद बहुत सारी चीजें हमने घर पे की जिसका अच्छा रिजल्ट मिला, और उसको आगे जानने के चक्कर में हम चले गए वर्धा। तो वर्धा में आप वहाँ पे स्थिति मतलब ठीक है, चल रही है, लेकिन गति बहुत स्लो है। लेकिन कुछ एकलव्य भी मिले जैसे आप, तो उससे बड़ा ज्ञान और सपोर्ट मिलता रहा। जो खान पान की व्यवस्था है, सुबह जल्दी खाना खा लेते हैं, खाने के बाद पानी नहीं पीते, कुछ बेसिक चीजें हैं जो करते, खाना चबा चबा के शाम को जल्दी खा लेते, कम खाते हैं। कुछ दिक्कत वगैरह नहीं होती है, बहुत जो सारी जो दिक्कत थी खाने खाने के पानी पीने के नियम से, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दही कब खाना है, दूध कब पीना है। तो ये सब नियम करने से बहुत सारी चीजें शरीर की जो दिक्कत थी वो अपने आप चलेगी। जहाँ तक बात है परिवार नियोजन की, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली परिवार नियोजन के लिए ही बनाया गया है। तो राजीव भाई को सुनना, परिवार नियोजन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उसमें से चीजें जो हमने की, और एक सफल उपचार, सफल गर्भ धारण और गर्भ का संरक्षण हुआ, उसके बाद जो संतान भी हुई वो भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से हुई। तो शुरुआत होती है कि अगर गर्भ धारण करना है तो राजू भाई बोलते हैं कि जितना लंबा ब्रह्मचर्य रखें दोनों पति पत्नी उतना अच्छा। गर्भ ब्रह्मचर्य के 7 तरीके होते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पति पत्नी अलग रहे, कांटेक्ट ना हो फिजिकल, वो नहीं।
मन में भी विचार नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म की चर्या मतलब आपके द्वेष नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरा ना हो, और उसके बारे में चिंतन मंथन ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य के 7 आयाम हैं, तो मैंने 4 बता दिए, 3 आप खुद से भी ढूंढ लीजिए कि क्या है जो इस वक्त मुझे याद है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि 3 महीने का ब्रह्मचर्य किया, उसके बाद ट्राई किया, तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, फिर वापस 3 महीने का ब्रह्मचर्य किया। तो लेकिन दूसरी बार वो जो बच्चा है वो रुक गया। और बच्चे की धारण की विधि है कि जिस मासिक धर्म जिस वक्त आता है उससे 10 दिन बाद जब इंटरकोर्स होता है या फिर जब मिलन होता है उसके बाद ही बच्चा रुकता है। तो जब भी आप गर्भ धारण तो 1 दिन का अंतर देके ये करे, क्योंकि जो ओवरी में जो स्त्री द्वारा ये आते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंडा अंडा बोले फिलहाल के लिए, तो वो आता है तो वो 72 घंटे के लिए जिंदा रहता है। और वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 9वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच कभी भी आएगा, 3 दिन तक वो रहेगा। और 3 दिन में वो प्रक्रिया हुई और बाई चांस दोनों शुक्राणु मिल गए तो फिर वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया चालू होती है। तो 1 दिन छोड़ के करना अच्छा होता है। तो दूसरी बार 6वें माह में, तो दूसरी बार में वो गर्भधारण हो गया। गर्भधारण होगा, सारी चीजें चली गई। और राजीव भाई को सुना तो हमने कैल्शियम नहीं लिया, कैल्शियम की जगह पे चूना लिया। और उन्होंने भी बताया था कि अगर अनार के जूस में सुबह खाली पेट माँ को चूना दिया जाता है गर्भधारण के वक्त, तो बच्चा स्वस्थ होता है, बलशाली होता है, बुद्धि तेज होती है, और पूरे जीवन भर में किसी गंभीर बीमारी से वो कभी ग्रसित नहीं होगा। उसको बहुत रेयर चांस है कि कैंसर होए, बहुत रेयर चांस है कि टीबी होए, बहुत रेयर चांस है कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जिसका इलाज बहुत करना मुश्किल है या फिर लंबे समय तक हो या फिर ऐसा इलाज ना हो। तो हमने उनको 9 महीने तक 8 साढ़े 8 महीने तक दिया। सुबह सुबह अनार के जूस में 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना, फॉलिक एसिड और ये सब चीज के लिए घरेलू खाना खिलाया। और गोविंद भैया से निरंतर हम हर इसके बारे में हमेशा बात करते रहे। उन्होंने बहुत सारी सलाह कदम कदम पे बताई है, जैसे एक बड़े भाई की छत्र छाया के ऊपर हर कदम कदम पे उन्होंने साथ दिया है। तो उन्होंने कहा कि मुलेठी, तो मुलेठी उन्होंने लगभग 8 महीने के आसपास 7.5 से 8 महीना मुलेठी, 1 चम्मच मुलेठी दूध में रात को पीने के लिए बोला है, तो वो पिया है लगातार। बीच में बहुत सारी दिक्कत आई, जैसे 6वें 7वें महीने में सोनोग्राफी कराई, बच्चा स्वस्थ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माफ करना, दिक्कत ये थी कि जो बच्चा है वो नीचे की तरफ था और जो खेड़ी है वो ऊपर की तरफ थी। तो इससे प्रसव के वक्त दिक्कत आती है बहुत सारी। तो उसके लिए गोविंद भैया ने बोला मुलेठी चालू रखें, घी भी देते रहे 6वें महीने 7वें महीने से ही। 2 4 10 बूंद घी देना चालू किया। जैसे जैसे ही नजदीक आए डिलीवरी का टाइम हुआ, प्रसव का टाइम, वैसे घी की मात्रा गोविंद भैया ने कहा कि बढ़ाते जाइए। तो मुलेठी दिया साइड में। और एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो आज के डेट में, वो है कि समय से पहले प्रसव हो जाना। तो इसके लिए क्या होता है कि 8वें महीने में, किसी को 7वें महीने में पानी आना चालू हो जाता है। तो मेरी पत्नी का जो पहला बच्चा है वो 8वें महीने में हो गया था, क्योंकि वो पानी आना, इस बार भी ऐसा हुआ कि 8वें महीने में पानी आना चालू हुआ। तो गोविंद भैया से हमने संपर्क किया, तो गोविंद भैया ने बोला कि पेठा होता है जो, जिसको आगरे का पेठा के नाम से फेमस है, पेठा खिलाइए। दूसरी, अगर उससे नहीं रुकता है तो सेकंड स्टेप में जाइए, आंवले का चूर्ण और मिश्री, 1 चम्मच आंवले का चूर्ण, 1 चम्मच मिश्री, पानी में घोल के हल्का गुनगुना या फिर ठंडा पानी, ठंडा होने तक उनको फिर पिला दिए सुबह दोपहर शाम। तो ये करने से मेरी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, वो थोड़ा एलोपैथी को कम मानती है, लेकिन ये जब हुआ तो उनको बहुत विश्वास जाग गया ये सब चीजों में।
बहुत विश्वास आ गया। तो उन्होंने बोल दी कि ये सही में काम करता है। तो मैं बोला हाँ, सही में काम करता है। तो फिर 8वें महीने में ये दिक्कत आती है, तो सबको जिसको जिसको दिक्कत आती है ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो उसके बाद की प्रक्रिया है, 9वाँ महीना चालू हुआ। तो इस केस में, मेरी पत्नी के केस में ऐसा हो गया कि 9वाँ महीना पूरा हो गया, उसके ऊपर 1-2 दिन ज़्यादा जा रहा था। तो गोविंद भैया से संपर्क में से लगातार थे, तो भैया ने बोला क्या करिए, पैर सूज गए, पेट काफ़ी बाहर निकला हुआ था, उठने-बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो भैया ने बोला कि थोड़ा-सा और रुक जाइए 2-4 दिन, अगर नहीं होता है तो फिर प्रक्रिया आगे की करेंगे। तो लेकिन 2 या 3 दिन आगे होगा, कुछ दर्द उनको उठा एक दिन हल्का-सा। तो एक दिन जब हल्का-सा दर्द हुआ तो हम हमने प्लास्टिला 1M जो गोविंद भैया ने पहले से बता के रखी थी। एक बात और ऐड करता हूँ कि अ, जो गर्भवती हैं, उनको प्रसव से जैसे 8वें महीने से कुछ दवाइयाँ चालू होंगी। 7वें से 8वें महीने में वो दवाइयाँ चालू कर सकती हैं। वो है कालोफाइलम, होम्योपैथी की दवा है, उनको ज़रूर नोट कर लें। कालोफाइलम, अ अ, कैलफॉक्स 6X, और एक कौन-सी दवाई भैया? 26 BC26। BC26। सो जो क्लोफाइलम लेता है, उनको 99% ऐसा बोला जाता है, बड़े-बड़े होम्योपैथी के डॉक्टर, उनको नॉर्मल डिलीवरी होगी। और जिन्होंने घी खाया है, वो राजीव भाई के हिसाब से उनको नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। जिन्होंने कालोफाइलम लिया है उनको नॉर्मली BC26। कुछ मस्तिष्क में जैसे काफ़ी सारे प्रेशर होते हैं आज की डेट में, तो उसको झेलने की शक्ति मिलती है। तो ये दवाइयाँ ज़रूर लें, 3 दवाइयाँ ज़रूर 7वें, साढ़े 7वें महीने से चालू कर दें, 9वें महीने तक। प्लास्टिला वनम जो दवाई है, उसका कार्य यह है कि अगर प्रसव सामान्य है, मतलब पीड़ा जो हो रही है अगर सामान्य है, तो वो पीड़ा को बढ़ा देगा और जल्दी से डिलीवरी करा देगा। अगर थोड़ा-सा समय है, अगर शरीर को लगता है कि थोड़ा-सा समय है, तो वो दर्द को थोड़ा कम करके कम कर देगा, और जब सामान्य पीड़ा आएगी तब वही बढ़ाएगा। तो ये, माफ़ करना, तो ये है प्लास्टिला वनम का काम, जो होम्योपैथी की दवा है। तो उनको जब 9 महीने के 3-4 दिन बाद जब दर्द उठा, तो उनको दिन भर, जिस दिन दर्द उठा उस दिन दिन भर प्लास्टिला 2-2 घंटे पे दिया। 1 दिन पहले दिया तो वो दर्द कम हो गया, अगले दिन फिर दर्द उठा, तो वापस अगले दिन देना चालू किया 2-2 घंटे पे। 4 बूँदें प्लास्टिला वेनम की 2 घंटे पे ज़रूर दें। इससे क्या हो गया कि यहाँ गाँव में जो दाई होती है, मैंने उन्हें बोल रखा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि हमने जो किया था उस पे संपूर्ण विश्वास था। राजीव भाई पे संपूर्ण विश्वास था। तो यहाँ पे जो दाई थी, वो थोड़ी-सी घबरा गई। घबरा इसलिए गई कि ज़्यादातर महिलाओं को जो यहाँ पे प्रसव कराती हैं, उनमें ऐसा होता है कि हाँ, जो पीड़ा उठती है, पहले छोटी पीड़ा उठती है, उसके बाद बड़ी पीड़ा उठती है, जिसके बाद बच्चे पैदा होते हैं। तो छोटी पीड़ा किसी-किसी को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1-1 हफ्ते होती है। फिर जाके डिलीवरी होती है। लेकिन प्लास्टिला एनम बहुत ही बेहतरीन दवा है, जो अगर छोटी पीड़ा है, आपको अभी डिलीवरी नहीं होने वाली है प्राकृतिक रूप से, तो वो पीड़ा आपको कम कर देगी। आप अपना कार्य करते रहिए, फिर उसको लेते रहिए। जब पीड़ा उठेगी, 1 घंटे से 1 से डेढ़ घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। यही केस हुआ हमारे साथ भी। छोटी पीड़ा उठी दिन में 10-11 बजे, और हमने प्लास्टिला में हर 4-4 बूँद हर 2 घंटे पे देनी चालू कर दी। साढ़े 10 बजे बड़ी वाली पीड़ा चालू हो गई, और साढ़े 11 बजे, बड़ी पीड़ा चालू हुई, और 12:05 पे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ये जो हमने फेस किया, और हमने कैल्शियम की दवा नहीं ली, फॉलिक एसिड नहीं लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें जितनी जितनी भी देते हैं, सब कुछ नहीं लिया, सारे प्राकृतिक उपचार किए। यही चीज़ है। अब गोविंद भैया, मैंने तो सारी चीज़ें बता दी जो मैंने फेस की। 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा इनपे, कि डिलीवरी के वक़्त उनको हमने वो शायद से बाद में जानकर हँसे, या फिर जो भी उनकी रिएक्शन हो। हमने डिलीवरी के बाद देसी गाय गाय लिया, उसको निचोड़ा, उसका रस निकला, देसी गाय के गोबर का। देसी गाय के गोबर का रस निचोड़ा, और उसको 1 घूँट
देसी गाय के गोबर का रस पिला दिया, ये पिला दिया। जिस दिन दर्द हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और कालोफाइलम दे रहे थे रात को 8 बजे के आसपास, 6 शाम को 6 बजे के आसपास दिया था, और 12 बजे बच्चा हो गया। और उस बच्चा पर हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जो बोल रहे थे खेड़ी नीचे है, खेड़ी ऊपर है, बच्चा नीचे है, वो सारी दिक्कत नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी हो और घर पे ही होगी। अब गोविंद भैया, आप कुछ चीजें जो मैं मिस कर गया हूँ, आप जरूर क्वेश्चन पूछिए, तो फिर मैं उस पे। इसमें जो एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि इसमें आपकी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग रहा जी, कि बहुत कई बड़ा। बार वह परिवार वाले अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते रहे और आप उनको बोले कि जी हमें बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, तो उसमें उनका साथ हम्म। बहुत ज्यादा रहा। उन्होंने भी कई हम्म। बार दवाइयाँ चाह के भी, मतलब जैसे घर वाले, अपने रिश्तेदार भी थे, वो मैके में भी थी, तो मुझे मालूम है कि वो मैके में थी, तो आपका फोन आता था कि जी फोन आ रहा है, बात हो रही है। मैंने कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, जो हो रहा है सब ठीक हो जाएगा। इस बीच में एक चीज है कि जब आपसे बात हुई, 5 अप्रैल की बात है, 5 अप्रैल को आपका बच्चा आया, और सबसे बड़ी बात है कि वो शेर आया। हाँ, जरूर। हाँ, तो शेर आया। ये और इस चीज की मैं। आपने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि ये बच्चा मेरा लड़का ही होगा भैया। और मेरे से भी खैर मैंने बात हुई थी, तो मैंने भी आपको बोला था चिंता ना करो, शेर आएगा। लेकिन आपने किस बिहाफ पे करी थी? आपको किस कौन सा ऐसा आपने पालन किया था कि आपको मालूम था कि अब ये शेर ही है? हाँ, पहले सबसे बड़ी पहली बात की, शेर तो है, और मेरे लिए शेर और शेरनियाँ दोनों बराबर है। तो अ, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों चीजें मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और इसमें किसी का ये नहीं कि लड़का है तो ज्यादा खुशी है, या फिर लड़की है तो कम खुशी है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ चीजें हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे कि जैसे मैंने आपको फोटो भेजा था कि लड़का अगर एक बच्चा हुआ और उसके पीछे बम पे, दोनों जहाँ पे बम होते हैं ज्वाइंट होता है, अगर छोटा सा जुड़ा हुआ रहता है, खड्डे के जैसा बना हुआ रहता है, तो अगली जो औलाद होती है वही जेंडर की होती है। तो मैंने 2-3 केसेस देखे हैं इसमें, जिसमें सेम रिजल्ट आया। और ये जो ज्ञान है, ये लाखों साल से चले आ रहा है। तो माफ करें, ये जो ज्ञान बताया है, ये हमारे आस पड़ोस की हमारी चाची, हमारी माताएं, दादी, नानी ने बताया कि ये इसके यहाँ पे टिल है, तो बेटा तेरा अगला बेटा जब भी होगा तेरे को लड़का होगा, या तेरी अगली औलाद जब भी होगी तुझे लड़की होगी। तो ये लाखों सालों का ज्ञान है, वो चले आ रहा है, तो वो मुझे पता था। दूसरी बात है, और जब भी हमने ट्राई ट्राई किया ये, तो ब्रह्मचर्य के हिसाब से, और ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है, ये नहीं परिवार परिवार नियोजन के हिसाब से, वैसे भी हमने ब्रह्मचर्य किया तो उसमें बहुत शक्ति है, असीम शक्ति है, जिसका आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वीर्य का कोई प्रॉपर एक स्थान नहीं होता, पूरे शरीर में ये रहता है। तो जब भी ये प्रक्रिया होती है तो पूरे शरीर में चीजें खिंच के आती हैं, और वीर्य में वही चीजें मिलती हैं। उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए तो जो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में होती है, तो इसको कहा जाता है मस्तिष्क का खाना। तो आज मस्तिष्क का भोजन, मस्तिष्क का पोषण है। तो जितना आप वीर्यवान होंगे उतना मस्तिष्क आपका तेज होगा, शरीर बलिष्ठ होगा, आपकी दृढ़ शक्ति होगी। ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पता चली इस बारे में। तो वही बोला कि जब आपका बीज बीज अच्छा होगा तो आपकी पेड़ जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, अभी तो प्रसव हो गया, नॉर्मल चीजें हो गई। अभी इसके परिणाम, इतनी सारी चीजें हमने कर लिया, हमको मिला क्या? पहली बात सामान्य प्रसव, दूसरी बात जो बच्चा पैदा होगा वो तेजस्वी है, उसके चेहरे पे तेज है, ये पता चलता है। 10 से 12 दिन का बच्चा अपने आप करवट मार जाता है, जो कि इसको 3 महीने लगते हैं ये काम करने को, बच्चे को। और जो बच्चा है वो ऐसी एक्टिविटी करता है जैसा लगता है कि काफी आगे है बाकी बच्चों से। जैसे कि अभी उसको खड़े होने को मार जिद करता है, तो ऐसे लो तो चुप ही नहीं होगा, लेकिन खड़ा करके लो तो चुप हो जाता है। और ऐसे, और वो पैर का तेल लगा के उसको मालिश करने जाओ तो वो खसक जाता है नीचे। जबकि 1 से 1.5 महीने के बच्चे को या 20-25 दिन के बच्चे को जैसे सुला दो वैसे पड़े रहते हैं। तो ये सब तो चीजें ये अली गई है। और उसकी राशि का नाम भी निकला है, धाकड़ है। क्या तो निकला है? धाकड़ है, धाकड़ है।
धाकड़। हाँ, तो ये सब चीजें प्रकृति की माया है। नक्षत्र भी उसी हिसाब से बनते हैं जिस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। और अब अपना परिचय दे दें कि हाँ, मैं आपका मेरा परिचय परिचय, दूं, आप अपना परिचय खुद ही दें। जी जरूर। मैं दिनेश जायसवाल, मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश बनारस का है। लेकिन जन्मभूमि कर्मभूमि मुंबई में है, पढ़ाई लिखाई सारी वहाँ से हुई। पेशे से मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ और फिलहाल एलएनटी में काम करता हूँ एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर। और पत्नी है, वो हाउसवाइफ है फिलहाल, बट आगे कुछ करना चाहेंगी, वो जरूर चाहती हैं, वो करेंगी आगे। तो अभी तो फिलहाल बच्चे का पालन पोषण 2-4 साल बाद कुछ जरूर करना चाहेंगे वो। और आपको मैं बताऊं, जो भी भाई बंधु सुन रहे हैं, ये दिनेश भाई पिछले 4 सालों से 5 सालों से राजीव भाई को सुनने के बाद उनका ज्ञान अपने तक ही नहीं रखे। इन्होंने गांव गांव जन जन में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो भी उपचार है, घरेलू उपचार है, बहुत सारी तकलीफें, बवासीर, मतलब कोई भी ऐसी समस्याएं, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जो भी इनके सामने गांव में, भाई में, रिश्तेदार में, जहां भी कोई मिलता है, उनको राजीव भाई के ज्ञान के द्वारा, मतलब एक एकलव्य, राजीव भाई के एकलव्य के रूप में सेवा दे रहे हैं। और इस महामारी काल में भी ना जाने कम से कम हजारों भाई बहनों को हिम्मत बढ़ाई है, उनको डर से बाहर निकाला है, उनके परिवार को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी सामान्य सी बीमारी, जो तकलीफें हैं, जो एक महामारी का रूप धारण कर रखी है, इस महामारी के दौर में, मतलब दिनेश भाई ने भाई राजीव दीक्षित जी का एकलव्य बनने का, कि एक एकलव्य हैं और काम कर रहे हैं, तो इस तरीके को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए उनके, और कर रहे हैं, बहुत सारे भाई बहनों की सेवा कर रहे हैं। तो जी, मैं इसके शायद से लिए टाइम लिमिट का इशू है। हम्म, तो ऐसे हमारे साथ आज की डेट में बहुत सारे भाई बंधु हैं जो भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद उनका एकलव्य बनकर जन सेवा कर रहे हैं। तो हम सभी भाई बहनों से आशीर्वाद, जो भी बड़े भाई बंधु देख रहे हैं, उन सभी को हम दोनों भाई बहनों की तरफ से सादर जी प्रणाम। धन वंदे जी मेरा एक मातरम। हाथ फंसे जय हुआ, हिंद। वंदे जय मातरम। भारत। भैया अभी मैं भी एक दो सवाल चाहूंगा, अगर वीडियो एंड नहीं हाँ होती है जी। अपने आप तो। मुझे हाँ ये जी। जानना है कि आपने क्या क्या खाने में भाभी को स्टॉप करवाया था और क्या क्या कंटिन्यू रखा था। अच्छा जी, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये अगर आपको देने हैं तो वो 7वें महीने से पहले दे दो, क्योंकि 7वें महीने के बाद आप ज़्यादा खिलाओगे तो बच्चा ज़्यादा हेल्थी होगा और वो प्रसव में दिक्कत आती है, तो वो दे दो। फल वगैरह उनको, जो मौसमी सीजन के जो फल होते हैं वो देते रहिए। हरी चीज, हरी सब्जियां जो है वो 7वें महीने से थोड़ी ज्यादा कर दीजिए। उनको निरंतर 6वें 7वें महीने से दूध में घी डाल के दीजिए, मिश्री मिश्री लगातार दीजिए। मिश्री है क्या, कमजोरी पैदा नहीं करने, कमजोरी पैदा नहीं होने देगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा लगेगा, आपको हेल्थी रखेगा। और कुछ कुछ चक्कर आती है जिसको, तो जिनको चक्कर आती है, उनको उल्टी होती है, किसी किसी को बुखार भी होता है, तो होम्योपैथी की दवा है इपिकाक। मुझे पत्नी को देने की जरूरत ना पड़ी, लेकिन जिसको उल्टी ज्यादा होती है, वो इपिकाक करके होम्योपैथिक की दवा है, वो आप मंगवा लें, और वो गोली गोली के अंदर दवा डाल के देंगे वो, और उनको चूसते रहे दिन में 3 से 4 बार। तो आपको उल्टी वगैरह की समस्या कम हो जाएगी, खाना पचना चालू हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैंने की हुई है, और दूसरों को भी बताया है, काफी लोगों को, उनको काफी आराम है। किसी किसी को तो 9 महीने बुखार रहता था, हम उल्टियां आती हैं, वो 3-4, उनको इपिकाक देने से उनका बुखार भी उतर गया, उनको उल्टी भी नहीं आती, कम आती है उल्टी, और उनका खाना भी पच रहा है। तो प्राकृतिक उपचार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको नुकसान नहीं करेगा, वो बहुत कम ही चांसेस है कि नुकसान करे, और आपको फायदे ही देगा। आप एक, तो ये सब चीजें हुई हैं, और भी बहुत सारे। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? और कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल नहीं खाई 9 महीने, गोविंद भैया, कुछ आपकी तरफ से कोई हाँ, ऐसी चीज जो बाहर नहीं की, खानी है।
जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अगर जंक फूड। अगर मांसाहार का सेवन ना करें तो बहुत बढ़िया। बाकी नॉर्मल जो सात्विक भोजन में कुछ भी खा सकते हैं, मना नहीं है। जो चीज पच जाए खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन मांसाहार का सेवन अगर ना किया जाए तो माँ पे और बच्चे पे भविष्य में उसको जो संक्रमण, जो दूसरी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं, वो नहीं होती बच्चे को। और शुरू के 3-4 तो अगर महीने जो गर्भ है वो संरक्षित रहे, उसके लिए कौन सी चीज है जो नहीं खानी चाहिए? इसमें तो कहा जाता है कि गर्म तासीर की औषधियां जैसे है कि पपीता है, अनानास है, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। अदरक नहीं खानी अजवाइन चाहिए। है। अजवाइन है। अजवाइन है, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर जो खाने की चीज है तो वो है सौंफ है, जीरा है, धनिया है। ये 3 महीने में इन्हीं चीजों से, शीतल तासीर की औषधियों से ही काम चलाना चाहिए। तो जरूर। ये चीजें हैं। बाकी जो सबसे अच्छी है, जो मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद गर्भावस्था पे बहुत सारी औषधियों को देखा है, तो उसमें जो देखा सबसे अच्छा रोल जो मुझे मिला वो औषधि है मुलेठी। एक मुलेठी एक ऐसी औषधि है जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, छाती में दर्द, निमोनिया, मतलब ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं है जिसको वो नष्ट नहीं करती, शीतल गुण होते हुए भी। और गर्भावस्था में शीतल का ही मतलब प्रयोग किया जाता है कि अगर गर्भ को बचा के रखना है तो आपको गर्म तासीर से बचनी है। तो इस तरीके से मुलेठी का सेवन करने से एक तो बार किसी को भी बार बार गर्भपात होता है, उसकी समस्या और वो भय खत्म हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधि भी है, लेकिन मैं अगर सिंगल औषधि की बात करी जाए कि एक अकेली औषधि कौन सी है जो नॉर्मल डिलीवरी करा सकती है, बच्चे का वजन भी सही कर सकती है, माँ को किसी तरीके से तकलीफ नहीं होने देगी, वो है मुलेठी। तो ये मुलेठी का है। भाई राजीव दीक्षित जी के अनुसार चूने का सेवन करना चाहिए गन्ने के जूस में। मौसम के अनुसार जो मिल रहे हैं फल और जो मिल रही है सब्जी, उसका सेवन करना चाहिए। दाल दाल वही दाल सेवन करना चाहिए उन दिनों में, जैसे शुरुआत के दिनों में उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए। बाकी 2-3 महीने के बाद, जैसे तीसरा महीना हो गया उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हो। तीसरे महीने के बाद तो अगर जरूरत पड़ी तो आप अदरक भी ले सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो आप सौंठ भी लो, जरूरत पड़ेगी तो दालचीनी भी लो, लेकिन वो एक लिमिट मात्रा में। तो इस तरीके से, क्योंकि जब हम दवाएं, अगर कोई बात बोलता है, जैसे अभी पिछले महामारी के काल की बात बता रहा हूँ, पिछले साल से अभी तक कम से कम 200 से 250 ऐसे फोन आए थे जो गर्भावस्था में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं से पीड़ित होकर महामारी का शिकार बन गए। तो उस महामारी में उन सभी गर्भावस्था वाली बहनों को मुलेठी ने, मतलब ऑक्सीजन तक जो लगे हुए थे उसको भी उतार दिया, सिर्फ मुलेठी ने। तो मुलेठी बहुत अच्छी औषधि है, गर्भावस्था के लिए ही नहीं, ऐसे भी सामान्य तौर से भी मुलेठी बहुत अच्छी है। और एक सवाल, दो सवाल और भी बहुत ज्यादा आते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। पहला यह है कि लोग नारियल पानी बहुत पीते हैं। आजकल ट्रेंड है कि प्रेगनेंसी है तो नारियल पानी पीना ही पीना है, डॉक्टर भी बोलने लग गए हैं। तो पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए तो कब कब पीना चाहिए? एक तो ये सवाल। दूसरा, जो घी है उससे हम्म। जो जितनी भी बहनें हैं वो ये बोलती हैं कि उनको उल्टी आती है, या दूध पीने से ही उनको उल्टी आती है। तो इसका क्या, उस उनको मतलब कैसे दूध की आदत पड़े, या क्या कोई तरीका है, वे आउट है इसका? मैं पहले नारियल पानी पे आ जाऊं तो नारियल पानी, अगर हम आज की बात करें तो आज आपके पास नारियल पानी ट्रांसपोर्टेशन के अनुसार उपलब्ध है। नहीं तो हम बहुत सारे ऐसे साउथ के इलाके को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट में नारियल पानी की उपज नहीं है, पैदावार नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि राजीव भाई ने कहा है कि आपके 20-30 कोस की दूरी में, यानी 50-60 किलोमीटर की रेडियस में जो चीज पैदा हो रही है, वही चीज आपको सुरक्षित और आपके लिए फायदेमंद है। तो नारियल पानी मैं मना नहीं कर रहा, किसी को पीना नहीं चाहिए, उपलब्ध है तो पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसका। आखिरी महीने तक, 9वें महीने तक पी सकते हैं एज ए, मतलब पानी के तौर पे। फायदा ये, नुकसान नहीं है उसका। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी प्रकृति के अनुसार आपके वातावरण में नहीं है तो आप उसका सेवन ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। उसकी जगह पे नारियल पानी के जैसा ही ये मुलेठी का शरबत, मुलेठी का दूध, मुलेठी को दूध में उबाल के या मुलेठी को पानी में उबाल के, या अपने रसोई घर की एक सबसे अच्छी औषधि, एक और जो दूसरी औषधि है उसका नाम है जीरा। जीरा और सौंफ, ये दोनों चीजें इतनी अच्छी है
कि वो सारी जरूरत पूरा कर देगा जो आपको नारियल पानी से मिल रहा है। तो उसको किसी भी तरीके से आप जीरे का पानी बना के पी सकते हैं, सौंफ का पानी बना के पी सकते हैं, सौंफ को पानी में डाल के उबाल के ठंडा करके मिश्री मिला के शरबत की तरह बना के पी सकते हैं। सिर्फ उसको चबा चबा के खा सकते हैं मिश्री के साथ। तो ये एनर्जी देता है और पौष्टिकता देती है, और पेट में गैस, अपच जैसी समस्याओं को, उल्टी जैसी समस्याओं को नष्ट करती है। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात, जिनको दूध नहीं पचता है। जिनको दूध नहीं पचता है उनके लिए तो सौंफ का दूध, छोटे से छोटे नवजात शिशु के बच्चे को भी अगर दूध नहीं पचता है तो उन्हें अपने दूध में जायफल डाल के उबाल के वो दूध पिलाना चाहिए, तो उससे बच्चे को दूध पचता है। लेकिन अगर बड़ों को दूध पचाना हो तो उस दूध में सौंफ डाल के उबाल के पीना चाहिए। और दूध से उल्टी होती है तो धीरे धीरे थोड़ी अल्प मात्रा में, शुरू में 1 कप आधा कप पी लें। आधे कप से नहीं हो रही तो उसको 1 कप तक ले जाएं, 1 कप से 1.5 कप। जो चीजें, अगर कुछ चीजें हैं जो हमारे लेकिन एक चीज और देखा गया है कि देसी गाय का दूध कभी भी किसी को ऐसी समस्याएं नहीं लाता। ये वही दूध लाता है जो हमारा, या तो पूतना का दूध है जिसको हम थैली का दूध बोलते हैं। मेरी भाषा में थैली का दूध पूतना का दूध है, जो जिसे सिर्फ कृष्ण भगवान ही पी के बच सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचने वाला। और भैंस का दूध है, भैंस का दूध थोड़ा भारी होता है तो उसको हल्का कर सकते हैं। भाई नहीं उपलब्ध है तो आप भैंस के दूध में पानी मिला के फिर उसको हल्का करके आप उसको पी सकते हैं। उसमें सौंफ डाल के उबाल के पी सकते हैं, छोटी इलायची डाल के उबाल के पी सकते हैं। तो इससे जो दूध से एलर्जी होने की समस्या होती है वो नष्ट हो जाती है। फिर भी अगर रहता है तो आप व्यक्तिगत तौर पे जो भी सुन रहे हैं तो आप अपने नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक, होम्योपैथ चिकित्सक से मिलें। वो आपकी आपकी गुण धर्म को देख के, आपकी प्रकृति को देख के, उस दूध को अगर बहुत जरूरी है तो उसके साथ ऐसी कौन सी औषधि दी जाए जिससे कि आपको दूध लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो नजदीकी अपने होम्योपैथ आयुर्वेद चिकित्सक से मिलना चाहिए। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी ये मैं सबकी जानकारी के लिए ये आरटीआई दिखाना चाहता हूँ। आप लोग इसका स्नैपशॉट या इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि किसी भी प्रकार का जो टीका होता है प्रेगनेंसी के बाद वो जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, जहाँ पर सब्जेक्ट है उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसमें ये मेंशन्ड है कि टीका अनिवार्य नहीं है किसी भी बच्चे का। तो ये आपकी मर्जी पर होता है। अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं तो वो एक सलाह है, वो कोई कंपल्शन नहीं है। तो यही मुझे दिखाना था कि ये सब हमारे ऊपर होता है कि हमको लगवाना है नहीं लगवाना है, वो आपकी मर्जी है। पर मैं ये इस माध्यम से ये बताना चाहता था कि ये जरूरी नहीं है, तो कृपया आप खुद भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और अगर वो कहते हैं कि जरूरी है तो आप उनको ये स्नैपशॉट दिखा सकते हैं, या आप खुद भी शोध कर सकते हैं, आप खुद भी आरटीआई लगा सकते हैं मेरी तरफ से। और जी इस बात के लिए मैं बताऊं कि दिनेश भाई का जब फोन आया कि भैया डिलीवरी हुई है टीका लगाएं, तो मैंने कहा नहीं लगाएं। और इन्होंने, इनके पूरे परिवार ने, इनकी धर्म पत्नी ने इस चीज का साथ दिया। उस बच्चे को कोई भी टीका नहीं लगा है। जी 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 आ, और ये भी टीका आगे भी नहीं लगवानी है। और ये है कि टीका की जगह पे जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है स्वर्णप्राशन, वो स्वर्णप्राशन मैंने मंगा लिया है प्रियंका दीदी से, और वो कुछ ही 1 हफ्ते में डिलीवर हो जाना चाहिए। तो मेरे घर के सारे बच्चों को स्वर्णप्राशन देना है, मतलब दूंगा। अभी कुछ दिन में आ जाएगा, 3-4 दिन जो भी लगे। और किसी का भी टीकाकरण नहीं होगा आगे से मेरे घर में जी केस। जी जी मेरी तरफ तो से स्वर्णप्राशन, डन है। स्वर्ण प्राशन के बारे में भैया थोड़ी सी बात बता दीजिए, क्योंकि हम टीकाकरण के मना कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव बता दिया स्वर्ण प्राशन। लेकिन जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी बता दीजिए थोड़ा सा कि बिल्कुल स्वर्ण बिल्कुल। प्राशन देने से टीकाकरण के क्या फायदे हैं, टीकाकरण नहीं करने के क्या फायदे हैं अगर स्वर्ण प्राशन दिया जाता है। हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि जो छोटा बच्चा पैदा होता है उस वक्त घर में उपलब्ध सोने की सलीका होती है, एक पतली सी धार होती है, उसको
शहद में डुबो के उस बच्चे के ऊपर ओम लिखा जाता था, वही स्वर्ण प्राशन है। और छोटे बच्चे को प्रतिदिन प्रतिदिन 1 से 2 बूंद 4 बूंद तक शहद दिया जा सकता है। तो जिस बच्चे को शहद और स्वर्ण से युक्त शहद अगर दिया जाए तो उसको किसी भी तरह के टीके की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर मैं ऐसी नॉर्मल अपनी बात करें, हम परंपराओं की बात करें, तो हमारे 3-4 पीढ़ियां, जैसे हमने परदादा को तो नहीं देखा, दादा और अपनी हमने जो 3 पीढ़ियां देखी, इन 3 पीढ़ियों में हमने से किसी भी बच्चे को कोई टीका नहीं लगा और आज हम सभी स्वस्थ हैं। तो मैं इस बिहाफ पे भी कह सकता हूँ कि अगर हमारी पिछले 100 साल में, ज्यादा पुराने जाने की बात नहीं कर रहा, जिनको हमने नहीं देखा मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अगर हमने 3 पीढ़ियां ही अपनी देखी है कि हमें 3 पीढ़ियों में टीका नहीं लगा, तो हम आज क्यों लगाएं भाई? हाँ, टीका वो जरूर लगवाएं। मैं उनको कहता हूँ कि जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी गर्भावस्था ही अंग्रेजी दवाइयों से या प्राकृतिक, जो प्राकृतिक तैयार हैं, तो उसको प्राकृतिक रूप से तैयार है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपने मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि परंपराएं ये कहती है कि हमें टीकाकरण की जरूरत नहीं है। और स्वर्ण प्राशन आज पहले की अवस्था में जो आज डॉक्टरों के जो आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा जो बताया गया है कि नुकसानदायक होता है, ये होता है, तो उसको सरल तरीके में बनाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा ने स्वर्ण प्राशन की विधि तैयार करी कि उसको आप एक टैबलेट के रूप में लाएं और उसको पाउडर बना के शहद में मिला के बच्चे को चटा सकते हैं। तो इस तरीके से स्वर्ण प्राशन लें। लेकिन अगर सरल तरीके से स्वर्ण प्राशन लेना है तो सोने के सलीके को शहद में डुबो के उस बच्चे को चटाना है, ये सबसे सरल तरीका है। जी जी बिल्कुल। और आगे भी ऐसी कॉल्स रखेंगे और जिससे अवेयरनेस आए। बाकी जी, मेरी तरफ से डन है। और वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, जय हिंद, वंदे जय मातरम। भारत। राजीव भाई, जय भारत। अमर है। राजीव भाई अमर रहे। ठीक।